ओके, तो पिछली वीडियो में हमने अल्टरनेटिंग करंट पे और डीसी करंट पे बात की थी। इस वीडियो में हम अल्टरनेटिंग करंट पे थोड़ी और बात करेंगे और इस ग्राफ को देखेंगे कि ये ग्राफ क्या बताता है। अभी हमने पिछली वीडियो में देखा था कि जो ये ग्राफ है हमें इसके मोशन की डायरेक्शन को डिस्क्राइब कर रहा होता है और टाइम के साथ साथ चेंज होने वाले वोल्टेज को बता रहा होता है ये ग्राफ, और ना कि इसकी एक्चुअल जो है मूवमेंट को ज़ाहिर करता है। ये सिर्फ ये बताता है कि ये जो चार्ज पार्टिकल या जो भी करंट जिसकी वजह से भी करंट यहाँ पे मौजूद है, वो अपनी मेन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है। और इस ऑसिलेशन को एक और एग्जांपल से समझते हैं। ऐसा ग्राफ एक दो और फिज़िक्स की प्रॉब्लम्स है उनके लिए भी यूज़ होता है। मिसाल के तौर पे सिंपल पेंडुलम। ये मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि मेरे पास एक सिंपल पेंडुलम है, और ये पेंडुलम क्या करता है, ये भी अपनी मेन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करता रहता है। और अगर मैं ये मानूँ कि ये डिस्टेंस मेरे पास एक्स एम है, तो इसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। और इसका सिंपल पेंडुलम का ग्राफ कैसा बनता है हमारे पास, उसका ग्राफ भी कुछ इस तरह से बनता है जो हमने अल्टरनेटिंग करंट के लिए ग्राफ यूज़ किया था। तो इसमें क्या हो रहा है, पेंडुलम तो इस वेव की तरह से मूव नहीं कर रहा, वो तो सिंपल अपनी मेन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है। तो यही फिनोमिना अल्टरनेटिंग करंट के केस में है कि ये ग्राफ ये नहीं बता रहा कि ये जो चार्ज है वो वेव की फॉर्म में मूव कर रहा है, बल्कि ये बता रहा है कि ये अपनी मेन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है। हाफ टाइम के लिए चार्ज पार्टिकल एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो दूसरे हाफ टाइम के लिए, हाफ पीरियड के लिए चार्ज पार्टिकल दूसरी साइड पे मूव कर रहा है। इसी तरह से पेंडुलम के केस में भी ऐसे ही होता है कि जो उसका पहला जो हाफ साइकिल है उसके लिए जो पेंडुलम की बॉल है एक साइड पे मूव करती है, और फिर दूसरे हाफ साइकिल के लिए दूसरी साइड पे मूव करती है। तो ये जो इसकी बैक एंड फोर्थ जो मोशन है, वो इस ग्राफ से हम जाहिर करते हैं। इस पे टाइम एक्सिस होता है यहाँ पे, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का जो एक्सिस होता है, और एक्स एम जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है यहाँ पे ऊपर पॉजिटिव, और इस नीचे वाली साइड पे एक्स एम नेगेटिव। तो ये बेसिक जो ग्राफ है इसकी जो ऑसिलेशन है उसको डिस्क्राइब कर रहा होता है। और इसी तरह से मैथ स्प्रिंग सिस्टम में भी सेम कुछ इसी तरह का ग्राफ हम यूज़ करते हैं इसको डिस्क्राइब करने के लिए, और इसकी इसकी जो है मैथमेटिकल सॉल्व करने के लिए, इसके डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको देखने के लिए। तो अल्टरनेटिंग करंट में भी सेम इसी तरह से है कि जो अल्टरनेटिंग करंट है, एक हाफ साइकिल के लिए चार्ज पार्टिकल एक साइड पर मूव करता है एक डायरेक्शन में, तो नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए चार्ज पार्टिकल दूसरी डायरेक्शन में मूव करता है। तो ये बेसिक डिफरेंस था डायरेक्ट करंट में और अल्टरनेटिंग करंट में। और हमारे घर की इलेक्ट्रिसिटी जो है वो अल्टरनेटिंग करंट पे बेस करती है। जितने भी फ़ैन, ट्यूबलाइट्स और जितने भी हैं रेफ्रिजरेटर्स, ये सब एसी करंट पे, अल्टरनेटिंग करंट पे चलते हैं। तो हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही होती है, ज़ाहिर बात है अगर कोई अल्टरनेटिंग करंट है तो उसका टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड है तो फ्रीक्वेंसी है। तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो होम अप्लाइंसेस है उसके ऊपर भी लिखा होता है अक्सर कि 50 से 60 हर्ट्ज़ के दरमियान में ये ऑपरेट कर सकता है। इसको इतनी फ्रीक्वेंसी का अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग सोर्स जो है वो चाहिए। तो जो हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही होती है, पाकिस्तान में जो स्टैंडर्ड है वो 50 हर्ट्ज़ यूज़ किया जाता है, और 50 से 60 हर्ट्ज़ के दरमियान में ही जो है पूरी दुनिया में जो अल्टरनेटिंग करंट है उसकी फ्रीक्वेंसी यूज़ की जाती है। और इस ऑसिलेशन को यूज़ करते हुए ही हम काफ़ी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। एनालॉग सिग्नल, एनालॉग जितनी भी डिवाइसेस हैं वो सारी अल्टरनेटिंग करंट पे मोस्टली चलती हैं। और रेडियो, उसमें से निकलने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी अल्टरनेटिंग करंट को ही यूज़ करते हुए जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो प्रोड्यूस करती हैं। उसमें बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी यूज़ की जाती है रेडियो वेव्स प्रोड्यूस करने के लिए। तो अब आगे हम बात करेंगे वोल्टेजेस पर। अच्छा, वोल्टेज पर जाने से पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। जिस तरह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमने पढ़ी हुई है इंटर में भी, और इससे पहले सेकंड सेमेस्टर में, या शायद फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में आपने पढ़ी है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी।
तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है किसी भी बॉडी की, अगर ये मेरे पास अर्थ की सरफेस है और यहाँ पे मेरे पास कोई भी एक बॉल है, तो वो ज़मीन क्या करती है, इसको अपनी तरफ खींचती है और ये इसकी इसकी पोजीशन की वजह से इसके पास जो एनर्जी है उसको हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, जिसको हम मेजर करते हैं MgH, इस फार्मूले से इसको हम फाइंड करते हैं। तो इसकी पोजीशन की वजह से इसकी जो एनर्जी है वो कहलाती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह से जब कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में उसकी पोजीशन की वजह से जो एनर्जी है वो कहलाती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं यहाँ पे दो प्लेट्स लूँ, एक पर पॉजिटिव चार्ज दूसरी पर नेगेटिव चार्ज, और हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज से अवे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मूव करती हैं और नेगेटिव चार्ज के इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो मूव करती हैं। तो ये मैंने एक कोशिश की कि मैं क्रिएट कर सकूं इलेक्ट्रिक फील्ड वाला रीजन। यहाँ पे अगर मैं कोई चार्ज पार्टिकल रखता हूँ, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, मैं टेस्ट चार्ज ले रहा हूँ कोई भी, तो यहाँ पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे ही मैं इसको रखूँगा, तो ये तो ऑब्वियस है कि ये पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा और ये नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करता जाएगा। मतलब कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अलोंग मूव करना शुरू कर देगा और ये मूवमेंट ऑटोमेटिक कर रहा है, खुद ब खुद कर रहा है। ये अपनी पोजीशन की वजह से इसके पास जो एनर्जी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, उसकी वजह से ये मूव कर रहा है। जैसे यहाँ पे हमने देखा था कि ये बॉल है, ज़मीन की सरफेस के ऊपर हमने रखा, तो ये ऑटोमेटिक इसको जब हम छोड़ेंगे तो ज़मीन की सरफेस की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। तो ये मूव कर था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वजह से, और ये मूव कर रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की वजह से। ये पड़ा हुआ ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस में और ये पड़ा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में। तो ये दोनों सेम फिनोमिना है, सिर्फ इसमें डिफरेंस इतना कि इसमें रिपल्सिव फोर्स नहीं है, इसमें रिपल्सिव फोर्स भी है। मतलब ये कि अगर मैं यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रखता हूँ, नेगेटिव चार्ज मेरे पास है, तो वो ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मूव करेगा। यहाँ पे ऐसा कोई फिनोमिना नहीं है, ये जो भी आप मैस लेंगे वो एक दूसरे की तरफ ही मूव करेंगे, एक दूसरे से अवे मूव नहीं करते। तो ये बस एक मेजर डिफरेंस है इनमें। तो ये बेसिक आइडिया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हमें पता है कि हम फाइंड कर सकते हैं, इसका MgH फार्मूला है। और इसका अगर हम वर्क डन फाइंड करें तो W=F.D, और यहाँ पे जो कूलम फोर्स है F, उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं Q/E.D से। तो ये जो हमारे पास इस फार्मूले से हम इसका फाइंड कर सकते हैं कि इसके पास कितनी एनर्जी है, ये कितना वर्क कर सकता है ये चार्ज पार्टिकल इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में पड़ा हुआ। जिस तरह से इस फार्मूले से हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करते हैं, इस फार्मूले से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करते हैं। और इसके बाद वोल्टेज क्या होता है, वो वैसे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने के और भी काफ़ी फार्मूले हैं, तो मैं कोशिश करूँ एक सीक्वेंस से हम चलें आगे, और फिर आगे जो है ना वोल्टेज पे पहुँचें, और उससे आगे फिर हम एनर्जी की दूसरी ओहम लॉ का यूज़ करते हुए भी हम एनर्जी की दूसरी इक्वेशंस फाइंड कर सकते हैं, फिर वो देखेंगे। तो ये अभी तक हमारे पास इतना जो है ये चीज़ आ गई। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल क्योंकि एनर्जी है और डिफरेंस मींस फ़र्क। तो अगर मैं इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट्स मान लूँ या दो लोकेशंस मान लूँ, तो इसके दरमियान में इस पॉइंट पे भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, इस पॉइंट पे भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। इन दो पॉइंट्स के दरमियान में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस है, ऑब्वियसली यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, यहाँ पे कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ ये पॉजिटिव चार्ज के ज़्यादा करीब है, ये नेगेटिव चार्ज के ज़्यादा करीब है। यहाँ से तो पॉजिटिव चार्ज जो है यहाँ पे इसके पास पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी बनिस्बत इसके। ये डी डिस्टेंस जो है ये इसके लिए कम है और इसके लिए ज़्यादा है, तो इसीलिए जो है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, यहाँ पे कम होगी। तो इसके जो डिफरेंस, जो यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा, उसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, UF माइनस UI, फाइनल माइनस इनिशियल। और डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्ट। ठीक है, तो इसको बेसिक हम दो लोकेशंस के दरमियान जो डिफरेंस है पोटेंशियल एनर्जी का पर यूनिट चार्ज,
मतलब ये पर यूनिट चार्ज का मतलब ये है कि ये मैंने एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, ये यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट के दरमियान में जो मूव करेगा, तो मूव करने के बाद जो इसका पोटेंशियल में जो डिफरेंस आएगा वो हो गया ये। पर यूनिट चार्ज कितना डिफरेंस आया वो कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस। मीन्स के ये हो सकता है 2 चार्जेस हों, ये हो सकता है 3 चार्जेस हों, 3 कूलम चार्ज, 4 कूलम चार्ज हो सकते हैं। तो पोटेंशियल का डिफरेंस जो आया पर यूनिट चार्ज कितना डिफरेंस है उसको बोलते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्ट। तो ये बेसिक वोल्टेज है और करंट। आम तौर पे ना करंट और वोल्टेज में डिफरेंस जो है बहुत मुश्किल से समझ आता है अक्सर लोगों को। तो वोल्टेज और करंट बेसिक ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं ओहम लॉ के थ्रू, लेकिन ये दोनों में इन दोनों में आपस में बहुत फ़र्क है। ऐसा नहीं है कि वोल्टेज और करंट को आप एक ही तरीके से डील करें, एक ही कंसेप्ट है इन दोनों का, तो ऐसा कुछ नहीं है। और अक्सर लोग जो है एग्जांपल देते हैं पानी की टैंकी और जो है ना उसमें से पानी के फ़्लो करने को, कि जो आपके पास वोल्टेज है वो आपकी एक पानी का टैंक है और जो उसमें से पानी किसी भी नल के थ्रू निकल रहा है वो आपके पास करंट है। तो अक्सर लोग ये ऐसी जो है एग्जांपल देते हैं। तो ये कुछ एक्सटेंट तक, कुछ हद तक ये जो है वैलिड है ये एग्जांपल, और ऐसा ही कुछ होता है वोल्टेज और करंट के केस में। अभी इसके पास पोटेंशियल, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस था इन दो पॉइंट्स के दरमियान में, तो फिर क्या होगा, ये चार्ज पार्टिकल मूव करेगा। अगर पोटेंशियल सेम है दोनों पॉइंट्स पे तो पार्टिकल मूव ही नहीं करेगा, वो तो सेम पोटेंशियल पे है। यहाँ पे भी सेम पोटेंशियल, यहाँ पे भी सेम पोटेंशियल, तो अगर वो एक ही जैसे पोटेंशियल वाली सरफेस पे है तो वो तो मूव नहीं करेगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी वो मूव करेगा। इसी तरह से अगर मैं अर्थ की सरफेस के ऊपर बॉल रख दूँ तो क्या वो वहाँ से मूव करेगा, ज़मीन के नीचे और जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसी सरफेस पे पड़ा हुआ है जहाँ पे उस होल सरफेस के ऊपर पोटेंशियल सेम है। इस ज़मीन के ऊपर यहाँ पे अगर वो बॉल पड़ा तो वो पड़ा रहेगा, अनलेस कि आप उसका पोटेंशियल चेंज करो। अगर आप उसको उठा के ऊपर लेके आओगे तो उसका पोटेंशियल चेंज होगा, उसमें पोटेंशियल का डिफरेंस होगा उन दो लोकेशंस के दरमियान में, फिर वो मूव करेगा। इसी तरह से अगर मैं एक एक यहाँ पे एक ऐसी सरफेस मान लूँ, ये एक सरफेस है, यहाँ पे पोटेंशियल सेम रहने वाला है, तो मैं चार्ज पार्टिकल को यहाँ रखूँ या यहाँ पे रखूँ तो पोटेंशियल सेम है। ये इन दो लोकेशंस के दरमियान में मूव नहीं करने वाला खुद ब खुद अपनी पोजीशन की वजह से। इन दो सरफेस के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस है, तो वो यहाँ से इस तरफ को मूव कर सकता है, लेकिन अपनी एक भी पोटेंशियल सरफेस पे रहते हुए वो मूव नहीं करेगा। तो ये बेसिक पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट चार्ज जो है उसको हम बोलते हैं वोल्टेज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस पर यूनिट चार्ज उसको हम बोलते हैं वोल्टेज। और वोल्टेज होंगे तभी चार्ज पार्टिकल मूव करेगा, अदरवाइज वो मूव नहीं करेगा। अब इसको थोड़ा सा और देखते हैं डिटेल में। तो ये मेरे पास एक वायर है, इसको मैंने किसी बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। तो क्या होगा कि ये बैटरी कुछ ना कुछ वोल्टेज रखती है। अब ये वोल्टेज क्या करेगा कि ये इस वोल्टेज के डिफरेंस, मतलब पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस है इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में, वो इन चार्ज पार्टिकल को पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से वो यहाँ से मूव करेंगे। हम कन्वेंशनल करंट अगर कंसिडर करेंगे तो वो कुछ इस तरह से इस सर्कल के इस लूप में वो फ्लो करना शुरू कर देगा। तो इस कितना करंट मूव करेगा इसको हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, V इक्वल्स टू आई आर, ओहम लॉ यूज़ करते हुए। तो ये आर क्या होगा, ये आर इस कंडक्टर की रेजिस्टेंस होगी, जितनी भी ये रेजिस्टेंस प्रोसेस करता है वो यहाँ पे रेजिस्टेंस होगी, और ये करंट हम फाइंड कर सकते हैं अगर हमें वोल्टेज मालूम है। अगर हमें करंट मालूम है, वोल्टेज फाइंड करने हैं, तो हम ओहम लॉ को यूज़ करते हुए ये फाइंड कर सकते हैं। और ये ओहम लॉ ऐसे मटेरियल्स पे लगता है जो मटेरियल्स अपनी कंडीशन चेंज नहीं करते करंट या वोल्टेज की वजह से। मतलब ये वोल्टेज इस कंडक्टर या इस वायर की प्रॉपर्टीज़ को चेंज नहीं करेगा वोल्टेज की वजह से या करंट की वजह से। तो ऐसी मटेरियल्स को बोलते हैं ओहमिक मटेरियल्स, जो कि करंट या वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करती, जिनकी प्रॉपर्टीज़ करंट या वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करती, उनको ओहमिक मटेरियल्स बोलते हैं।
और उन उन पर ये ओहम लॉ हम यूज़ करते हैं। तो ये बेसिक दोनों के दरमियान में रिलेशन है वोल्टेज और करंट का, लेकिन ये दोनों टोटली डिफरेंट हैं एक दूसरे से। ऐसा नहीं है कि करंट और वोल्टेज सेम चीज़ें हैं। अभी हमने देखा कि करंट एक अलग चीज़ है, वोल्टेज होंगे तो करंट प्रोड्यूस होगा। इसी तरह से यहाँ पे वोल्टेज हम अप्लाई करेंगे तो वायर से जो है करंट मूव करना स्टार्ट कर देगा। क्यों मूव करेगा? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होगा दोनों एंड्स के दरमियान में, तो चार्ज पार्टिकल जो है वो मूव करना शुरू कर देगा। और बैटरी में इसी तरह से जो है हम करते हैं कि अगर मैं इस चार्ज पार्टिकल को एक्सटर्नल फोर्स लगा के ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मूव करवाऊँ, मतलब टुवर्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मूव करवाऊँ, तो क्या होगा कि मुझे इसको एनर्जी दे के इसको यहाँ से दूसरी साइड पे ले जाना पड़ेगा, मुझे फोर्स लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो मुझे ऑपोजिट साइड पे ले जाने के लिए इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। और यही काम हम बैटरी में करते हैं कि हम एक्सटर्नल सोर्स एक लगाते हैं, उससे बैटरी को चार्ज करते हैं। वो एक्सटर्नल सोर्स क्या करता है, वो ये तमाम चार्जेस को लेके तो दोबारा हाई पोटेंशियल पे ले जाता है और पॉजिटिव प्लेट के ऊपर स्टोर करवा देता है। और फिर जब हम उसको कोई एक्सटर्नल वायर लगा देते हैं तो वो क्या करते हैं, वो जो चार्ज पार्टिकल जो यहाँ पे स्टोर हुए होते हैं वो मूव करते हुए अपने लो पोटेंशियल की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं, अपने नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। और जब वो मूव करते हैं तो हम बोलते हैं कि उसको बोलते हैं करंट। और जो वोल्टेज है वो करंट प्रोड्यूस करवाता है। वोल्टेज होंगे तो करंट प्रोड्यूस होगा, वोल्टेज नहीं होंगे, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, तो चार्ज पार्टिकल मूव नहीं करेगा। तो ये बेसिक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था वोल्टेज का, करंट का। ऑब्वियसली इसमें कोई मैथमेटिकल हमने कुछ इतना कुछ नहीं किया, ये सिर्फ कंसेप्चुअल था। और ना तो ये एग्ज़ाम में आने वाला है आपके कि आप ओहम लॉ को प्रूव करके दो या आप इस तरह की कुछ चीज़ें फाइंड करके दो। ये कंसेप्चुअल है, आपको पता होना चाहिए कि करंट क्यों फ़्लो कर रहा है, वोल्टेज क्या है। और इलेक्ट्रॉनिक्स में आप इसकी बाकी किसी मैथमेटिकल डिटेल में नहीं जाने वाले। सिर्फ ये है कि आगे हम रजिस्टर देखेंगे, कैपेसिटर देखेंगे और फिर उनके कम्बिनेशंस को सॉल्व करेंगे, सर्किट एनालिसिस देखेंगे, नॉर्टन थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम, और फिर एक दो और थ्योरम्स हैं वो देखेंगे, और फिर हम आगे अपने डायोड वाले पार्ट में मूव करेंगे। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, ताकि जितनी भी वीडियोस आगे आएँ वो आपको आगे मिलती रहें। और दूसरा, मुझे भी ये चैनल बरकरार रखने के लिए अभी 1000 सब्सक्राइबर की ज़रूरत है, तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोगों के साथ, दूसरे कॉलेजेस के साथ जो आपके सेम सेमेस्टर के हैं उनके साथ शेयर करें। और अगर आपको फ़ायदा होता है इससे तो आप दूसरे लोगों के साथ इसको शेयर करें, ताकि मैं भी इस चैनल को थोड़ा परमानेंट कर सकूं। क्योंकि अगर 1000 सब्सक्राइबर नहीं होंगे तो मे बी यूट्यूब मेरे कंटेंट को रिमूव भी कर सकता है, और ये वीडियोस रिमूव भी हो सकती हैं यूट्यूब से। तो परमानेंट करने के लिए मुझे 1000 सब्सक्राइबर की ज़रूरत होगी, तो मुझे आपकी हेल्प की भी ज़रूरत है। तो आप इसको सब्सक्राइब करो, और कमेंट में आप लाजमी मुझे बताया करो कि आपको आपके कोई क्वेश्चंस हों या आपको कुछ समझ आया नहीं आया। कुछ फीडबैक आप मुझे दोगे, कोई पिक्चर क्वालिटी, साउंड क्वालिटी, जैसी आप मुझे फीडबैक दोगे मैं उसको कोशिश करूँगा कि फिर उसको मैं इम्प्रूव करूँ। और नेक्स्ट आने वाले, क्योंकि मैं ये चैनल को चलाने वाला हूँ पूरे 8 सेमेस्टर के कोर्सेज़ के लिए, और इसमें 8 सेमेस्टर के कोर्सेज़ का तमाम मटेरियल इंशाल्लाह मौजूद होगा नेक्स्ट फ्यूचर। 1-2 मंथ में मैं ये कंप्लीट करने वाला हूँ, तो फिर आपको इससे काफ़ी फ़ायदा होगा इंशाल्लाह।